Hello and welcome you all to the second lecture of chapter number 5, exploring mixtures and their separations. Solubility तक हमने बात कर ली थी. Solubility के टॉपिक पे आगे हम लोगों को डिस्कस करना था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिज़ोल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है. आप इसको मार्क कर लीजिए. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिज़ोल्व्स in a fixed quantity of the solvent is called its solubility. Solubility को define करना important है और उससे भी ज़्यादा important है अगर आप temperature को mention करते हैं, क्योंकि solubility की एक बहुत important definition जब आप इसको factor in करते हैं temperature को, क्योंकि temperature जब बदलता है ना तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बदल जाती है. टेम्परेचर को नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए. टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज नहीं होगी. अनदर डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व any more solute at that temperature is called saturated solution. सपोज कीजिए आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट करके उसमें शुगर ऐड कर दी. अगर आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे और वो शुगर को और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे, तेज़ गर्म कर देंगे, 50 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो वो जो सोल्यूशन है वो और शुगर को अपने में डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा. तो हम टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करना बताते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ. अब यहाँ पर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी सॉलिड सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हो तो टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो गैसेस की, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होती है. ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं. अगर आप सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर आप किसी गैस को बात कर रहे हो सोल्यूट एज सोल्यूट, तो जैसे जैसे आप उसको गर्म करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी. ऑलराइट, लेट अस रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली. ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हमको सॉल्युबिलिटी को पुट इन करना है. यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है. इस ग्राफ में सॉल्वेंट में दो कंपाउंड डिसॉल्व किए गए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी. हर एक सब्सटेंस की ए और बी की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है. यहाँ पर अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन है. सॉल्युबिलिटी का जब हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर के अक्रॉस तो हम उसे सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं. क्या मतलब है इस बात का? जब आपने एक ग्राफ बनाना शुरू किया, उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, उस ग्राफ पे वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी है. इस ग्राफ के बीच में जो भी आप कर्व बनाते हैं उन्हें सॉल्युबिलिटी कर्व कहेंगे. ये कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट की गई है वो कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी कर्व है. ये दोनों सॉल्युबिलिटी कर्व्स एक दूसरे से अलग अलग हैं. ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दोनों सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी भी एक दूसरे से अलग है. अब इस ग्राफ को देख करके आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, बेस्ड ऑन दैट आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो कंपाउंड ए है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री, वो मोर होगी या लेस होगी उसकी सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री पे. आप कंपाउंड ए के बारे में बात कर रहे हो तो आप कंपाउंड ए की कर्व को ही देखोगे. कंपाउंड ए की कर्व को आपको कहाँ कहाँ देखना है? एक बार उसको 20 डिग्री पे देखना है और एक बार उसको 60 डिग्री पे देखना है. तो आ जाइए, कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी ये रही 20 डिग्री पे और ये रही 60 डिग्री पे. 60 डिग्री वाला पॉइंट स्लाइटली हायर है 20 डिग्री वाले पॉइंट से, मीनिंग
60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और 20 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी कम है। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री इज, तो इसका जवाब हो जाएगा लेस देन। वो सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री पे कम होगी, 60 डिग्री पे ज़्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री इज लेस देन और मोर देन और सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। हम इसको भी मार्क कर लेंगे। कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री पे ये रहा पॉइंट, आप इसको सर्कल कर लीजिए, और 60 डिग्री पे इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज द सेम थिंग। 60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, 20 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी भी 20 डिग्री पे लेस देन होगी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज हुआ है दोनों कंपाउंड्स का, वो इंक्रीज ज़्यादा किसमें हो रहा है? टेम्परेचर के साथ। आप टेम्परेचर को देखिए, ए कंपाउंड ने यहाँ से शुरू किया था तकरीबन आई वुड से 30, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होगी 30, और ये 80 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते केवल इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ तक 60-70 तक पहुँची। तो देखो यहाँ पर बहुत थोड़ा इंक्रीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए में, और सॉल्युबिलिटी ऑफ बी में कितना फ़र्क है? कंपाउंड बी ने यहाँ तकरीबन 175 से शुरू करके सॉल्युबिलिटी कहाँ तक पहुँच गई है? 350 तक। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी कंपाउंड बी में, ये डिफरेंस देखो बिगिनिंग और एंड में बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ आ जाएगा कंपाउंड बी increases more than the solubility of compound A with increase in temperature. So that was the solubility curve. Let us go ahead. Next topic है methods of separation of homogeneous mixtures. Method of separation of homogeneous mixture. पहला मेथड जो है वो है हमारा, पहला मेथड जो है वो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या करना है? क्रिस्टलाइजेशन में आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या करना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात चल रही है, और तो कुछ और ही हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में सेपरेट करने के लिए, आपने प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंपाउंड बी का प्रिपेयर करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी? हाउ डू वी प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी? आप उसको डिसॉल्व करेंगे इनटू 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। लेट अस रिज्यूम। आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप लेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी वाटर में 60 डिग्री टेम्परेचर पे,
तो आपको 287 ग्राम कंपाउंड भी 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको 40 डिग्री तक ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? देखो ये थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिखा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। 60 डिग्री टेम्परेचर पे 287 ग्राम आपने डिज़ोल्व कर दिया। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इट्स लाइक सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट को एक्सेप्ट कर रहा है। 60 डिग्री पे ज़्यादा सोल्यूट को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर उसे ठंडा कर दिया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो मान लो 40 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी 241 ग्राम है, तो जब आप उसे ठंडा कर देंगे ना तो 287 में से वो केवल 241 ग्राम कंपाउंड को ही रिटेन रख पाएगा। बाकी जो सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा जो सोल्यूट है, वो अलग हो जाएगा प्योर सॉलिड की तरह, और ये जनरली क्रिस्टल की फॉर्म लेता है। Now here comes the important definition. A crystal is a solid that is made up of particles arranged in a regular geometric pattern. तो जब हम सब्सटेंसेस को सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करके उसे ठंडा कर देंगे तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारे टाइप के क्रिस्टल्स देखते हैं, सच एज रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल्स। ये ग्रो करते हैं कैसे? जब हम कैंडी शुगर या मिश्री बनाते हैं तो बड़े हो जाते हैं शुगर के क्रिस्टल्स, का साइज बढ़ जाता है। जो स्नोफ्लेक्स होते हैं वो भी एक तरीके के क्रिस्टल होते हैं। वो कब बनते हैं? जब पानी एयर में वेपराइज होकर के जाता है और फ्रीज हो जाता है। जो हमारी गाड़ियों की और घरों की खिड़कियों पे जो फ्रॉस्ट जम जाती है सर्दियों में, वो भी क्रिस्टल है, क्योंकि वाटर आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। तो अब आती है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। लैब्स में जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाया जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। In laboratories, the process of forming crystals from a saturated solution is called as crystallization. इस मेथड को इस्तेमाल हम कब करते हैं? इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, हम इसको तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो सॉलिड्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड। एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो एम्पल क्वांटिटी में है, लेकिन दोनों ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो जब भी हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करके ठंडा करेंगे तो जो सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में है उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। इस मेथड को प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, बच्चे बता देते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा जाता है तब बच्चे सेम डेफिनेशन को दोबारा से लिखते हैं, विच इज इनकरेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन है दैट देयर इज difference in the solubility of a substance at a different temperature। एक सब्सटेंस की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। इसी को यूज करके हम उसके क्रिस्टल्स बना पाते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी गिवन है क्रिस्टलाइजेशन की, उसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए। आइए देखते हैं। एक कॉपर सल्फेट के सैंपल को, जिसको हम ब्लू विट्रियल या नीला थोथा भी बोलते हैं, अगर अनअवेलेबल है तो कॉमन सॉल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है, पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से चारों स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? पहले स्टेप में आपको एक बर्नर के ऊपर वाटर बाथ या सैंड बाथ रख के उसमें बीकर रखना है, उसमें ब्लू विट्रियल का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, एंड यू नीड टू स्टर इट नाइसली विद द ग्लास रॉड। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया, 100 ml बीकर में रखा, 25 ml उसमें पानी डाला और सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले। यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन का बिट दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डाला है वो केवल कुछ ही सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइजेशन के लिए नेसेसरी है, बाकी सब अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाते हैं।
ठीक है, जेंटली उसको हीट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड प्योर क्रिस्टल्स बनाने में हेल्प करता है। टीचर को सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करना चाहिए, बच्चों को नहीं। सेकंड स्टेप में हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे आप ज़्यादा कॉपर सल्फेट डालोगे सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। आप गर्म करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉपर सल्फेट को एक्सेप्ट करता जाएगा। फिर आपको इसको इम्प्योरिटीज़ को, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसको फिल्टर कर लेना है। ठीक है, फिर आप इसे धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। देन यू विल अलाउ इट टू कूल डाउन जेंटली, धीरे धीरे। तो टाइम लगता है ज़्यादा, वो टाइम क्रिस्टल्स को मिल जाता है ताकि वो लार्जर प्रॉपर शेप के शाइनी क्रिस्टल्स बन जाएं। क्रिस्टल्स को फिल्टर करके ठंडे पानी से धो के हम उसको ड्राई कर सकते हैं वॉच ग्लास पे। ओके, अगर हम उसको जल्दी से बर्फ़ के पानी में डाल के ठंडा कर देंगे फिर क्या होगा? फिर होगा छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर प्रोसेस करने की बजाय 1 to 2 ml सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को छोटी सी ग्लास की प्लेट पे रख देंगे तो कुछ समय के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा छोटे साइज के क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में हेल्प करती है। जब नए कंपाउंड बनते हैं ना तो उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। क्रिस्टलाइजेशन इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करती है। ओके, देन अगर एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को जल्दी से ठंडा किया जाए तो छोटे और लेस वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उसको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए और प्रॉपर प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए, तो इसलिए छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट, बहुत सिंपल फ्लो चार्ट गिवन है। स्टेप्स है सिर्फ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के। सी वाटर का पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट क्रिस्टल्स रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये आपने कभी कोई ऐसा प्लेस विजिट किया है जहाँ पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स नेचुरली बने हों? ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स के जो नेचुरल लोकेशंस हैं माइंस, केव्स में और अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। इंडिया में एक ऐसा ही एग्जाम्पल है चेरापूंजी में, जिसको बोलते हैं मासमाई केव, सौरा चेरापूंजी में। उसमें बहुत ही अमेजिंग क्वार्ट्स की फॉर्मेशन है। क्वार्ट्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में पूरा केव का जो छत है ना, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, केव का पूरा सीलिंग जो है वो क्रिस्टल्स ने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि इन क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन ऐसे कैसे हो गई यहाँ पे। जब हम किसी सॉल्वेंट को इवेपोरेट होने देते हैं, सोल्यूट चाहिए ना हमें, सॉल्वेंट तो डिसअपीयर हो जाता है और सोल्यूट हमें मिल जाता है। अगर कोई ऐसे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाएं तो जो दोनों मिक्सेबल हैं, फिर आप लिक्विड्स हैं दोनों, एक वाटर है एक एसीटोन है, दोनों मिक्स हो गए तो आप कैसे सेपरेट करोगे? इसके लिए फिर हम एक डिफरेंट मेथड पे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और बढ़िया सा एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन गिवन है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। एंशिएंट टाइम्स में जब प्रोसेस यूज करते थे लोकल कम्युनिटीज, तो वो जो सिंपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉईल कर दिया सी ब्राइन्स को, सी वाटर जो है कंसनट्रेटेड, उसको बॉईल करके पंगा सॉल्ट वो बना लेते थे। इट्स कॉल्ड द पंगा सॉल्ट। और एवेपोरेशन अगर कर दी जाए सी वाटर की तो बनता है करकट सॉल्ट। डिफरेंट साइज के सॉल्ट क्रिस्टल्स बनते हैं। इट्स बेसिकली द सेम कंपाउंड बट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो दो सॉल्यूट्स को या दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर दो मिक्सेबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है डिस्टिलेशन। Before we move on to the distillation, I would like you to go through the crystallization process over and over again. You revise it and I will see you in my next class tomorrow. Till then, have a very nice day.